अब मैं बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं मोहतरमा अर्चना शर्मा साहिबा से, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी राजस्थान, कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और खिताब से नवाजें। मोहतरमा अर्चना शर्मा साहिबा। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गवार भाइयों और बहनों, आज जो एक इनिशिएटिव लिया गया कि सभी राजनीतिक पार्टियों जो सेक्युलर फोर्सेस में विश्वास करती हैं, सेक्युलर विचारधारा में विश्वास करती हैं, उनको, सभी सामाजिक संगठनों और सभी धर्मों के लोगों को इस मंच पर एकत्रित करके, और आपने एक बहुत बढ़िया काम किया और एक संदेश देने का काम किया है कि भारत की आत्मा, इस देश की आत्मा, इंडिया की आत्मा जीवित रखने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था कि अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा कि यदि किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन करना हो कि वो कैसा व्यक्ति है, तो उसे सत्ता सौंप के देख लो। भारत ने एक ऐसी पार्टी के, एक ऐसे आदमी को सत्ता सौंप के देख ली जो एकात्म मानववाद, चूंकि आरएसएस की बहुत सारी बात यहाँ हो रही थी, उस बात के खिलाफ, यानी खुद के लिए काम करने की सोचता और दूसरों के खिलाफ जा कर के और दूसरों को कुचल करके सत्ता हासिल करना चाहता हो, ऐसी फांसीवादी ताकतों के शासन में हम लोग आज रह रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही, उन सब से मैं भी बिल्कुल इस चीज़ से सहमत हूँ कि आज हम सब लोगों को मिलकर के हमारे देश का जो वास्तविक चरित्र है, जो आज़ादी से लेकर अब तक हमने कायम किया, उसे बचाने के लिए हम सब आगे आना होगा। बहुत सी बातें आप लोगों ने कही, उनसे इधर कुछ बातें कहना चाहूँगी। कुछ साथी ये कह रहे थे कि मीडिया जो है उसको दबाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मीडिया के युवा जो मन है, जो कि मीडिया में काम करना चाहते हैं, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनाया जाए, इसके लिए नियमों में भी परिवर्तन किया जा रहा है। आज मीडिया भी हम लोगों के साथ खड़ी है, चाहती है कि उसके पक्ष में हम आवाज़ बुलंद करें। भारतीय सिविल सेवा के जितने नियम हैं, उनको मीडिया का जो सबसे बड़ा सेंटर है दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आएगा उसे सरकार या सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ लिखने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि जब वो ग्रेजुएट होगा तब तक उसे इतना समझा दिया जाएगा कि आपको क्या लिखना है और क्या आपको क्या नहीं लिखना। लोग जो कहते हैं कि साहब ये जो समाज है, ये जो समुदाय है, इसका किसी ना किसी ऐसी उग्र ताकत के साथ साथ है और उसको कलंकित करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के आईटी विंग के मुखिया का जो ताल्लुक निकला आईएसआई से, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम सबको ही समझना पड़ेगा। हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि किसी भी आदमी का जो कि किसी गलत सोच को अपनाता है, उसका ना तो कोई धर्म होता है, ना जाति होती है, वो उसकी सोच होती है। और सबसे बड़ी बात जो इस देश में देखने को मिल रही है, मुझे भी 17-18 साल हो गए सक्रिय राजनीति में, लेकिन ऐसा परिवर्तन मैंने भी नहीं देखा कि जनता की सोच को, यानी उसके मस्तिष्क को खोखला कर दो और उसके दिल को भावना विहीन कर दो, यानी कोई फीलिंग्स उसमें ना रहे, तब वो आप जो कहेंगे इस लाइन में खड़े हो जाओ, तो खड़े होने के लिए वो तैयार होगा। कल मैं देख रही थी, भारत के प्रधानमंत्री मीडिया से रूबरू होते हुए कह रहे थे कि मीडिया से गुजारिश है कि वो पूरी पार्टियों से कहे कि अपने अंदर के लोकतंत्र के बारे में चर्चा करें। आप सब समझते हैं इसका क्या कारण है? एक विचलन है कि 30% मतों से जनादेश के आधार पर निरंकुशता को स्थापित करने वाले उस काट की हांडी के फिर से चढ़ने से डर रहे हैं कि वो चढ़ नहीं पाएगी, तो अब दूसरों के घरों में झांककर उनके खिलाफ आग उगलकर अपनी सत्ता को स्थायित्व देने का काम करना चाहते हैं। साथियों, अभी मेरे से पहले केरल से एक वक्ता जो बात बता रहे थे बिल्कुल सत्य है। जिस युवती के विवाह को उन्होंने एनल करवाया, यानी उसे समाप्त करवाया, किसी ने उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा। उसके माता पिता किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, उसने कभी धर्म के बारे में बचपन से जाना नहीं, और जब वो शिक्षा प्राप्त करने गई तो जिस संगत में थी वहाँ उसे जो अच्छा लगा उसने ग्रहण किया, उसमें क्या दोष था उसका। लेकिन आरएसएस वालों को ये लगा कि हम इसके नाम पर लव जिहाद के एक मुहिम को छेड़ देंगे। जब ऐसा कुचक्र चले तो समझ लेना चाहिए कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए धर्म के आधार पर लड़वाने की नीति पर ये फांसीवादी ताकतें काम कर रही है। दुर्भाग्य था देश का कि जिन लोगों ने को सत्ता दी, न जाने क्या सोच कर दी, भ्रष्टाचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, महिला उत्पीड़न कम करेंगे,
लेकिन आज उन्हीं की सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ना महिला उत्पीड़न कम हुआ है, ना महंगाई कम हुई है, बल्कि आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया है अपने हाल पर। आपको ध्यान होगा कि जब पहला बजट प्रस्तुत किया अरुण जेटली जी ने, वैसे भी किसी व्यक्ति के चरित्र का उसके चेहरे से आकलन हो जाता है। वो एक दम्भी, एक घमंडी व्यक्ति के रूप में बजट प्रस्तुत कर रहे थे, जिसे पता नहीं था बजट होता क्या है, क्योंकि वो तो एक वकील है। लेकिन जब बजट प्रस्तुत करके बाहर निकले तो मीडिया ने पूछा, जनाब आपने जनता को यानी मध्यम वर्ग को किसके भरोसे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा, दे हैव टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, यानी जनता को अपने लिए करना पड़ेगा। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके वित्त मंत्री ने पहली बार संदेश देकर के साबित किया। आपको ध्यान है पिछले वर्ष 8 नवंबर को जब हम लोग कोई बड़ी बैठक हमारी चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, अचानक मीडिया के साथियों ने बताया कि साहब यहाँ तो डीमोनेटाइजेशन की घोषणा कर दी गई है और उसको न जाने किन किन चीज़ों से जोड़ा गया है। हम विस्मित थे, पूरा देश विस्मित था। लेकिन वो जो दौर था जिसमें कि नोटबंदी की गई, उस दौर ने 100 से ज़्यादा लोगों को मरने के लिए मजबूर किया और देश की जो मेरी बहनें बैठी है इनकी सारी पूंजी को छीन करके नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि ये देश हमारी बहनों की पूंजी, उनकी सेविंग करने की प्रवृत्ति, जिसे कि वर्ल्ड बैंक ने सराहा था कि हम 2008 के ग्लोबल मेल्टडाउन में सिर्फ उस सेविंग की प्रवृत्ति के कारण उभरे थे, उसे समाप्त करना चाहते हैं, ताकि जो कहना चाहते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर वो विदेशों की गुलामी को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे लंदन जाने का अवसर मिला जिसमें 13 पार्टियों के प्रतिनिधि थे। जब मैं वहाँ थी तो मैं इतनी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वहाँ पर देश के जितने नौकरशाह डेप्यूट थे वो लोग वहाँ पर पार्टी का प्रचार कर रहे थे। तो आखिरी दिन मैंने वहाँ के एक डिप्लोमेट से कहा, अरे भाई तनख्वाह तुम्हें कौन देता है? कि भारत सरकार। मैंने कहा भारत सरकार किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी की नहीं है, वो जनता के पैसे से उस व्यक्ति को भी तनख्वाह देती है और ये जनता का पैसा है। कम से कम देश की गुलामी करो, किसी एक आदमी की गुलामी मत करो। तो ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो साथियों, अभी हमसे पहले SDPI के जो सचिव हैं राष्ट्रीय, उन्होंने एक बहुत सही बात की कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पटल से हमारे आंकड़े आ रहे हैं उसमें हंगर इंडेक्स में हम लुढ़क करके नीचे आ गए। और इसका सीधा मतलब ये है कि जब योगी उत्तर प्रदेश में अपने हॉस्पिटल से बच्चों को मरते हुए छोड़कर केरल में जाके वहाँ पर नसीहत देते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को, आइए देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे बच्चों को रखा जाता है, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, तो इसे बेशर्मी की हद कहा जाएगा। और इसी प्रकार से जब ये लोग हर जगह अपने किसी एजेंडा को लेकर चलते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर सबको एकत्रित करने का एक कुप्रयास चल रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आज इस देश को, इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की सारी सीमाएं, मर्यादाएं हैं, उनको सुरक्षित करना पड़ेगा। आप में से कुछ साथी हैं वो जयपुर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान से भी रखते हैं, और ये तो पूरे विश्व तक में प्रसिद्ध हुआ कि हमारे प्रदेश की जो सरकार है उसने मीडिया की स्वतंत्रता और यहाँ तक कि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने के लिए काला कानून लाने का प्रयास किया। और उसके पीछे क्या मकसद था कि भ्रष्टाचार को संस्थागत करो और संस्थागत करने के बाद उसे एक कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करो। ये आप सबका, कांग्रेस पार्टी का, सभी लोकतांत्रिक विचारधारा और विश्वास करने वाले संगठनों का और मीडिया के साथियों का ही संघर्ष है कि आज हम लोग उस काले कानून को बनने से रोक पाए हैं। लेकिन साथियों ये भी समझना पड़ेगा, सिर्फ रोकने से पार नहीं पड़ेगी। रोकने के बाद इनके पास और भी बहुत से साधन है जिससे उसे वापस बढ़ा सकते हैं, पिछले दरवाजे से ला सकते हैं। और ये काला कानून आप समझ लीजिए, ये हमारे मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने का पिछले दरवाजे से एक प्रयास था जिसे आज तो हमने रोका है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया केंद्र तक में चल रही है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने केंद्र से दी थी। तो जब ऐसा कुचक्र चल रहा हो कि जनता को गरीबी की ओर धकेलने का काम किया जा रहा हो, और आपको ध्यान है ना, इस विमुद्रीकरण, इस डीमोनेटाइजेशन ने सारे उद्योग धंधों को बंद कर दिया। रोजगार के नाम पर लोग भिखारी की तरह कटोरा लेने के लिए मजबूर हैं, और वो विदेशों में जाकर कहते हैं सबसे युवा देश है मेरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन मैं कहती हूँ डेमोग्राफिक डिजास्टर में परिवर्तित करने का ये दौर चल रहा है जिसमें कि युवा को गुलाम बनाया जा रहा है, युवा की मानसिकता को बदला जा रहा है और पूरे देश में वैमनस्य को फैलाकर और भटकाव और विघटन की राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए आपने देखा, पहले हमने भी राहुल गांधी जी के इनिशिएटिव पर एक सांझी विरासत सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया था कुछ दिनों पहले जयपुर में। तो वो भी एक संदेश था कि हम सबको एकजुट होकर के और इस देश की रक्षा के लिए, इसकी विचारधारा के लिए और इस देश को
कैसे अपना जो एक प्रभुत्व इसने बनाया सारी आज़ादी के बाद उसको कायम रखना है, उसका एक प्रयास था। आपका भी मकसद कमोबेश ऐसा ही है, इसलिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। आपने सब लोगों को यहाँ बुला करके स्थापित किया है कि जब भारत की जनता और विशेषकर वो समुदाय जिसे दबाने का, जिसका दमन करने का, जिसे कुचलने का प्रयास किया जाता है, वो देश के प्रति अपनी जो निष्ठा है उसको प्रकट करने के लिए एकजुट हो सकता है। साथियों, मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा किस बात की होती है कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर सब चीज़ों को पीछे धकेलना चाहते हैं। परसों ही सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो नीड टू वेयर नेशनलिज्म ऑन योर स्लीव्स एवरी टाइम। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद को अपनी बाजू पर लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में राष्ट्रवाद है। आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है, लेकिन वो चोला पहन करके छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहते हैं, स्यूडो नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। हमको इसे समझना पड़ेगा, और हमको समझकर ही नहीं, हमें इसको प्रदर्शित करके उनकी सारी चीज़ों को, इस तरह की जो उनके भड़काने की प्रवृत्ति है, उस पर लगाम लगानी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी भी सेक्युलर फोर्सेस हैं ऐसे फांसीवाद के खिलाफ एकजुट होंगी। ये पूरे विश्व में बदलता दौर है साथियों, और इस दौर को यदि यही नहीं थामा तो आप मान के चलिए कि जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे अमेरिका कहते हैं, आज अधरझूल में है। वहाँ के राष्ट्रपति की किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि जो आदमी आज कुछ कहता है कल कुछ और कहता है। वही स्थितियाँ हमारे देश में भी है, और दोनों में प्रतिस्पर्धा है, कौन किससे आगे निकले। तो ऐसे प्रतिस्पर्धी लोगों को जो देश को तोड़ना चाहते हैं और अपने आप को स्थायी बनाने के लिए मूल्यों से समझौता करना चाहते हैं, उनके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। हमारे देश का संविधान सबसे समृद्ध संविधान है, और इस संविधान को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सारी केंद्रीय एजेंसीज को जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है, और सही कह रहे थे कि पॉलिटिक्स का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, इसे बचाने के लिए आवाम को आगे आना होगा, और आगे आकर के भारत की गंगा जमनी संस्कृति को कायम रख के, अपने भाईचारे को बढ़ा करके और इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि जितने यहाँ पर नेता, जितने धार्मिक संगठनों के सदस्य, जितने भी सामाजिक संगठन के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। आपको ध्यान होगा, गत वर्ष इन्होंने बिरला ऑडिटोरियम के बाहर एक हिंदू स्पिरिचुअल फेयर का आयोजन किया। तो हमने पूछा भाई इसका क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने कहा कि भारत में अब वही एनजीओ काम करेगा जिसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से ताल्लुक है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो इस विचारधारा के हामी नहीं बढ़ते उनके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो हमारा स्थान जो हमें मिला है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे छीनने से रोकने के लिए आवश्यक है कि हम सब एकजुट रहें, सारी सेक्युलर फोर्सेस एक साथ रहें और लोकतंत्र पर प्रहार करने वाले ऐसे लोगों का जुटकर मुकाबला करें। मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में भी ऐसे एकजुटता के जो कार्यक्रम है आयोजित होंगे, ऐसे मंच उपलब्ध होंगे, ताकि भारत की समृद्ध विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके और एक संकीर्ण सोच से पीछा छुड़वाया जा सके। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी राजस्थान की मोहतरमा अर्चना शर्मा। आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव भाषण से सामीन को नवाज रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।